नमस्कार दोस्तों, रट्टा मार एजुकेशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने चौहान वंश को शुरू किया था। उसकी एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी। इसके साथ साथ हमने एक दो राजाओं के बारे में भी पढ़ा था। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज जो हम राजा पढ़ेंगे वो है अर्णोराज। अर्णोराज, देखिए अर्णोराज के टाइम पे क्या हुआ था 1137 ईस्वी के अंदर। इसके बारे में मेनली तीन बातें ही अपने को पढ़नी है। देखिए 1137 ईस्वी में क्या हुआ था, तुर्कों का क्या हुआ था, आक्रमण हो गया था अजमेर के ऊपर। तो उनके बीच में युद्ध हुआ और बहुत सारे तुर्क मारे गए थे। तो उनकी लाशें एक जो युद्ध का मैदान था वहीं पड़ी रह गई थी। तो उन लाशों को ठिकाने लगाने के लिए, क्योंकि उनमें से स्मेल आने लग गई थी, तो उन लाशों को अब जलाने की व्यवस्था हो नहीं सकती थी, नहीं उनको दफनाने की इतनी व्यवस्था थी। तो अर्णोराज ने क्या किया, एक चंद्रा नाम की नदी थी, क्या नाम था, चंद्रा नाम की नदी थी, उसको मोड़कर उस मैदान में ले आया जहाँ पे क्या है इनका युद्ध हुआ था। वहाँ पे लाशें जितनी थी वो क्या हुआ, पानी के साथ बहकर बाहर चली गई, अलग दिशा के अंदर चली गई। लेकिन वो मैदान के अंदर पानी इकट्ठा हो गया था और इकट्ठा होने की वजह से वहाँ पे बन गई एक झील। ठीक है, तो उस झील को आज के टाइम पे हम क्या कहते हैं, अन्ना सागर झील। तो अन्ना सागर झील किसने बनवाई थी, अर्णोराज ने बनाई थी। कहाँ पे है, अजमेर में स्थित है। ठीक है, पहली बात तो अपने को ये याद रखनी है। दूसरी बात याद रखनी है अपने को कि इसने पुष्कर के अंदर, कहाँ, पुष्कर में एक वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। वराह मंदिर का निर्माण कराया था, जिसमें क्या है, वराह कौन थे, विष्णु भगवान के ही अवतार थे। ठीक है, तो वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। जब यहाँ पे जहांगीर आया था तो उसने क्या किया, इस मंदिर की मूर्ति को तोड़कर पानी में फिकवा दिया था। कहाँ पे फिकवा दिया था, पानी में फिकवा दिया था। तो अपने को ज़्यादातर पूछा नहीं जाए, लेकिन पूछ लिया जाए कि वराह मंदिर का निर्माण पुष्कर में किसने करवाया था, तो वो करवाया था अर्णोराज ने। ठीक है, और अन्ना सागर झील अर्णोराज से आपको याद रह जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसकी तीसरी और लास्ट बात के बारे में। तो देखिए इसका एक पुत्र था, उसका नाम क्या था, जगदेव। पुत्र जगदेव ने क्या किया, अपने पिता की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, मतलब अर्णोराज की हत्या कर दी थी। तो वो क्या हो गया, पितृ हंता हो गया। किनका, चौहान वंश का। आपको याद आ रहा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का पितृहंता कौन था, गुर्जर प्रतिहार वंश का पितृहंता कौन था, पितृहंता कौन था, आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इतने मैं आगे देख लेता हूँ। देखिए अपने बात करें चौहान वंश की सेकंड क्लास आज। अर्णोराज के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। अर्णोराज के बारे में अपने को तीन बातें देखनी है। पहली है 1137 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था, चंद्रा नदी का पानी मोड़कर वो एक मैदान के अंदर ले आया था जिसमें खूब सारी लाशें थी। वो बाहर निकल गई और वहाँ पे एक बन गई झील। उस झील को हम क्या बोलते हैं, अन्ना सागर झील बोलते हैं, जो कि कहाँ पे स्थित है, अजमेर में। दूसरा काम इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था पुष्कर के अंदर, जिसकी मूर्ति को जहांगीर आता है और पानी में तोड़कर फिकवा देता है। ठीक है, बाद में तीसरी बात, जो लास्ट बात इंपॉर्टेंट है, वो है इनका पुत्र है जगदेव, जिसने क्या की थी, अर्णोराज की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, और वो क्या बन गया था, पितृहंता चौहान वंश का। अब जैसा मैंने क्वेश्चन पूछा था गुर्जर प्रतिहार वंश का पितृहंता कौन था, तो वो था मिहिर भोज या भोज प्रथम। ठीक है, जिसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट राजा के बारे में। देखिए नेक्स्ट राजा है विग्रह राज चतुर्थ या फिर बीसल देव। बीसल देव, देखिए विग्रहराज द्वितीय और विग्रहराज चतुर्थ में कन्फ्यूजन मत कर लेना किसी भी प्रकार का। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ अलग है, विग्रहराज द्वितीय अलग है। देखिए ज्यानक नाम का एक कवि था, ज्यानक। ठीक है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे हुआ था, जिसने वेरी गट की उपाधि दी थी किसको, गोविंद थर्ड को, जो अपने लास्ट क्लास के अंदर देखा था। ठीक है, तो ज्यानक की पुस्तक है पृथ्वीराज विजय। ये भी मैं आपको पिछली क्लास के अंदर बता चुका हूँ, पृथ्वीराज विजय। उस पुस्तक के अंदर ये क्या कहते हैं, ये विग्रहराज को कवि बांधव या कटिबंधु की उपाधि देते हैं। कवि बांधव या फिर कटिबंधु की उपाधि देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि ये लिखते हैं कि विग्रहराज या फिर विसल देव है, वो कवियों को क्या देता था, संरक्षण दिया करता था। ठीक है, इसी वजह से ज्यानक क्या उपाधि देता है इसको, कवि बांधव या फिर कटिबंधु की। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कवि बांधव या कटिबंधु से किस राजा को बुलाया जाता था या फिर किसकी उपाधि है, तो ये है विग्रहराज चतुर्थ की या फिर बिसल देव की।
या फिर पूछ लिया जाएगा विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव या कटि बांधव की उपाधि किसने दी थी, तो वो दी थी ज्ञानक ने। या फिर ज्ञानक की पुस्तक कौन सी है, तो पृथ्वीराज विजय। या पूछ लिया जाएगा पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखित है, तो वो है ज्ञानक द्वारा लिखित। ठीक है, तो अपने को सभी एस्पेक्ट्स इसके देख के चलने हैं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट। देखिए, इसका एक दरबारी था जिसका नाम था सोमदेव। सोमदेव क्या है, दरबारी, जिसने एक पुस्तक लिखी थी ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज। ठीक है, तो सीधा सा सिंपल पूछ लिया जाएगा ललित विग्रहराज पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, कल्चर के अंदर पूछ लिया जाएगा, तो वो किसके द्वारा लिखित है, सोमदेव, जो कि किसका दरबारी था, विग्रहराज चतुर्थ या फिर विशलदेव का। ठीक है, दो बातें होगी। अब बात करते हैं अपन तीसरी बात, दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा की बुक का नाम क्या है। देखिए, यहाँ मैं बार बार बुक्स का नाम इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जब आप बुक्स का टॉपिक पढ़ो तब आपके लिए बहुत सारी बुक्स ऐसी हो जो आपने पहले पढ़ चुकी होंगे। ठीक है, जिनके नाम आप फैमिलियर हो जाओगे। अदरवाइज 50-60 बुक्स हैं, उनके बारे में याद करना, रट्टा लगाना ज़्यादा कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो दशरथ शर्मा की पुस्तक कौन सी है, अर्ली चौहान डायनेस्टी। अर्ली चौहान डायनेस्टी। ठीक है, इस पुस्तक के अंदर ये क्या लिखते हैं, ये बताते हैं कि जो विग्रहराज चतुर्थ था, विग्रहराज चतुर्थ था, इसका जो काल था, इसका जो टाइम पीरियड था, वो क्या था, चौहानों का स्वर्ण काल था, स्वर्ण काल। अब बताइए, चौहानों का निर्माण काल किस राजा को कहा जाता है, किस राजा का टाइम पीरियड चौहानों का निर्माण काल कहलाता है। ये आप अगर आपने पिछली क्लास अच्छे से पढ़ी है तो आपको डेफिनेटली याद होगा। ठीक है, दशरथ शर्मा जिसकी पुस्तक का क्या नाम है, द अर्ली चौहान डायनेस्टी, उसमें क्या ये बोलता है कि विग्रहराज चतुर्थ का जो शासनकाल था वो चौहानों का क्या था, स्वर्ण काल था। ठीक है, तो सबसे पहले ये पूछ लिया जाएगा कि चौहानों का स्वर्णकाल किसके काल को माना जाता है, तो वो कौन है, विग्रहराज चतुर्थ का। चौहानों का स्वर्णकाल विग्रहराज चतुर्थ को किसने कहा था, तो वो कहा था दशरथ शर्मा ने। द अर्ली चौहान डायनेस्टी बुक किसकी लिखी हुई थी, दशरथ शर्मा ने। और चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किसने माना था, ब्राह्मण किसने माना था, तो वो माना था दशरथ शर्मा ने। कौन से शिलालेख के आधार पर, तो बिजोलिया शिलालेख के आधार पर। ठीक है, तो हर तरह के क्वेश्चंस अपने को कवर करते हुए चलने, इधर उधर समझते हुए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कि इसने स्वर्णकाल क्यों कहा था। देखिए, पहला काम क्या किया था विग्रहराज चतुर्थ ने, इसने एक संस्कृत पाठशाला बनाई थी। संस्कृत पाठशाला कहाँ बनवाई थी, अजमेर में। कहाँ बनवाई थी, अजमेर में। इसके साथ साथ इसने क्या किया था, एक नाटक लिखा था, नाटक जिसका क्या शीर्षक क्या था, हरिकेली। हरिकेली नामक नाटक था जो संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है, हरिकेली नाटक इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना मतलब ख्याति मिली उसको कि इसकी तारीफें भी करते हैं। इसकी तारीफ करते हुए कील होर नाम का विद्वान था, कील होर नाम का विद्वान था, वो क्या बोलता है कि विग्रहराज चतुर्थ है, उसने ये नाटक लिख के ऐसा साबित किया है कि वो कालिदास व भावभूति की होड़ करता है, की होड़ करता है। ठीक है, तो आपने क्या देखना है, इसने एक संस्कृत पाठशाला बनाई थी, कहाँ पे बनाई थी, अजमेर के अंदर। और इसने एक नाटक लिखा था जिसका नाम क्या था, हरिकेली, जो कि कौन सी भाषा में था, संस्कृत में। ये नाटक इतना प्रसिद्ध था कि इसके लिए एक विद्वान, अंग्रेज विद्वान था, वो तारीफ करते हुए लिखता है कि कीलहोर्न कि विग्रहराज चतुर्थ है वो कालिदास व भावभूति की होड़ करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे वो देखते हैं। देखिए, अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था, तो वो कौन था, विग्रहराज चतुर्थ। देखिए, आज के टाइम पे इसी संस्कृत पाठशाला को अपन क्या बोलते हैं, 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा, वो अपन आगे देखेंगे कि इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों हो गया था। ठीक है, इसका जो नाटक है हरिकेली नामक नाटक किस विद्वान ने या फिर किस राजा ने या किस शासक ने लिखा था, तो वो किसने लिखा था, विग्रहराज चतुर्थ ने। और कालिदास व भावभूति की होड़ करने वाला कीलहोर ने किस शासक को कहा था, तो किसको कहा था, विग्रहराज चतुर्थ या फिर विशलदेव को कहा था। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, 1157 में दिल्ली पे ना तोमर वंश का शासक था, तंवर वंश का क्या था, शासन था। ठीक है, उसके राजा थे तोमर सिंह।
उनको क्या किया, इसने हरा दिया था विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया था, हरा दिया। समझ गए बात को कि 1157 ईस्वी के अंदर दिल्ली के अंदर एक तंवर वंश था, उसके शासक उस टाइम राजा थे वो थे तोमर सिंह। उसको क्या किया, विग्रहराज चतुर्थ ने हरा दिया। और हराने के बाद क्या किया, दिल्ली के अंदर एक शिवालिक शिलालेख है। क्या लेख है, शिवालिक, शिवालिक स्तंभ लेख या फिर शिलालेख मान लो, स्तंभ लेख है, जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, अशोक महान की जानकारी लिखी हुई है। अशोक महान की देखिए स्तंभ लेख क्या होता है, एक ऐसा स्तंभ बना दिया जाता है, इसके ऊपर क्या है, किसी भी एक महान राजा के बारे में जानकारी लिख दी जाती है। ठीक है, तो दिल्ली के अंदर क्या है, एक शिवालिक शिलालेख है, शिवालिक स्तंभ लेख है, जिसके ऊपर किसकी जानकारी लिखी हुई थी, अशोक महान की। तो जब 1157 ईस्वी के अंदर विग्रहराज चतुर्थ ने इस शासक को हरा दिया, तो इसने क्या किया, शिवालिक शिलालेख पे अपनी भी जानकारी लिखवा दी थी, अपनी भी जानकारी लिखवा दी। तो वहाँ पे किन किन की जानकारी लिखी हुई है, एक तो अशोक महान की और दूसरी किसकी लिखी हुई है, विग्रहराज चतुर्थ की। ठीक है, ये भी अपने को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। उसके बाद आता है इसकी लास्ट बात के बारे में, इसने लास्ट काम क्या करा, इसने देखो टोंक के अंदर बिशलपुर बांध बनवाया था, बिशलपुर बांध, और एक इसने अजमेर में बिशलपुर झील बनवाई थी, बिशलपुर झील बनाई थी। इसमें यह तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा भी जाएगा कि बिशलपुर बांध किसने बनाया था, तो वहाँ पे विग्रहराज चतुर्थ का ही नाम लिखाएगा, विशल देव का नाम नहीं लिखाएगा, क्योंकि इससे तो डायरेक्ट पता लग जाएगा। ठीक है, बाकी ज़्यादातर ये जियोग्राफी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशलपुर बांध कहाँ स्थित है या फिर विशलपुर झील कहाँ स्थित है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन मोटा मोटी देखें तो अपन 5-6 बातें हैं। एक तो इसको कवि बांधव या फिर कटिबंधु की उपाधि कौन दे रहा है, जयानक दे रहा है। उसकी पुस्तक का क्या नाम है, पृथ्वीराज विजय। उसके बाद उसका दरबारी है सोमदेव, जो पुस्तक कौन सी लिख रहे हैं, ललित विग्रह राज। ठीक है, उसके बाद दशरथ शर्मा, जिसने बुक कौन सी लिखी है, द अर्ली चौहान डायनेस्टी। उसके अंदर ये विग्रह राज चतुर्थ के जो काल था उसको क्या बोलता है, चौहानों का स्वर्णकाल बोलता है। क्यों बोलता है स्वर्णकाल, क्योंकि उसने क्या किया, पहला तो एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करा था अजमेर के अंदर। ठीक है, और एक नाटक लिखा था हरिकेली। ये जो हरिकेली नाटक है ना, ये नाटक इस पाठशाला पे भी लिखा हुआ है, ये भी याद करें, इसकी दीवारों पे आज भी लिखा हुआ है। ठीक है, और इस हरिकेली नाटक इतना प्रसिद्ध हुआ कि उसकी तारीफ करते हुए कील हॉर्न लिखता है कि विग्रहराज चतुर्थ है वो कालिदास व भावभूति की होड़ करता है। ठीक है, अब देखते हैं 1157 ईस्वी के अंदर दिल्ली के तंवर वंश का एक शासक था तोमर सिंह, उसको क्या किया था, विग्रहराज चतुर्थ ने हरा दिया था। हराने के बाद क्या किया, वहाँ पे एक शिवालिक स्तंभ लेख था, जिसके ऊपर किसकी जानकारी लिखी हुई थी, अशोक महान की। तो इसने क्या किया, जो शिवालिक लेख है उसके नीचे क्या किया, अपना भी जानकारी लिखवा दी कि हाँ ऐसा राजा था जिसने इस टाइम पे आके दिल्ली के तंवर वंश के शासक तोमर सिंह को हराया था, और ऐसे ऐसे करके खूब सारी अपनी जानकारी लिखवा दी थी। लास्ट बात अपन इसके अंदर देखते हैं, वो है टोंक के अंदर इसने क्या किया था, बिशलपुर बांध बनवाया था, और बिशलपुर झील कहाँ बनवाई थी, अजमेर के अंदर। ठीक है, तो अपने को मोटा मोटी इतनी ही चीज़ें इसके अंदर याद रखनी, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से ही हो जाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार दोबारा से देख लीजिएगा इसको। अर्णोराज के बारे में 3 बातें हैं, इसके बाद देखें तो 5 से 6 बातें हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। देखिए सबसे ज़्यादा चौहान वंश के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर या तो विग्रहराज चतुर्थ में से या फिर पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय है उसकी पूरी जन्म कुंडली देख लेते हैं अपन कि उनके पिता का क्या नाम था, माता का नाम क्या था, पत्नी का क्या नाम था, गुरु का, घोड़े का, हर किसी का नाम क्या कहते हैं, क्योंकि एक प्रतापी राजा होता है उसके बारे में हर एक चीज़ की जानकारी अपने को होनी चाहिए, चाहे वो क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाएं या फिर न पूछे, और मोस्टली पूछ भी लिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं बात, इनके उपनाम क्या क्या थे, उपनाम या फिर उपाधियाँ। तो इनको बोलते थे राय पिथौरा, क्या बोलते थे, राय पिथौरा, या बोलते थे दल पंगुल, दल पंगुल भी इन्हीं को ही बोला जाता था। ठीक है, अब देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था या कब हुआ था। देखिए जन्म इनका हुआ था 1166 ईस्वी के अंदर। कहाँ पे, अहिल पाटन। अहिल पाटन कहाँ है, अहिल पाटन आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था वीरराज द्वितीय के टाइम पे,
तो ये क्या है, गुजरात में, वहाँ पे क्या होता है, इनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं अपन इनके पिता व माता के बारे में। पिता है इनके सोमेश्वर और माता है इनकी कर्पूरी देवी, कर्पूरी देवी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन पत्नी के बारे में। पत्नी इनकी है इच्छन देवी, इच्छन देवी, जिसने क्या किया था 1192 के अंदर तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसके अंदर क्या किया था, भाग लिया था, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पत्नी का क्या नाम है, इच्छन देवी है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं इनके सेनापति के बारे में। सेनापति भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, इसलिए इनके बारे में पता होना चाहिए। तो सेनापति कौन है इनके, भुवन। और प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन है, केमास या फिर कदमवास। ये जो केमास या कदमवास है, इसने क्या किया था, नागौर का किला बनाया था, नागौर किला बनवाया था, जिसे अपन क्या बोलते हैं, नगाना दुर्ग। तो सीधा सा पूछ लिया जाएगा कि नगाना दुर्ग किसने बनाया था, तो केमास या फिर कदमवास ने बनवाया था, जो किसका प्रधानमंत्री था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। अब बात करते हैं इनके नाना के बारे में। नाना है अनंगपाल, अनंगपाल, जो कि दिल्ली के संस्थापक माने जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन इनके घोड़े के बारे में। घोड़े का नाम है नाट्यरंबा, नाट्यरंबा। देखिए जितने भी प्रतापी शासक आएंगे उनके घोड़े तकात का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, नाट्यरंबा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन इनके गुरु के बारे में। तो इनके गुरु कौन है, आचार्य राम। देखिए सबसे पहले देखते हैं अपन इनके उपनाम के बारे में। उपनाम क्या क्या है इनके, राय पिथौरा, ये आगे आ जाएगा कि क्यों इनको राय पिथौरा कहा जाता था, ठीक है। और एक बोलते हैं दल पंगुल, दल पंगुल का मतलब होता है कि विश्व का विजेता, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन इनका जन्म। जन्म इनका कहाँ हुआ था, 1166 ईस्वी के अंदर अहिल पाटन गुजरात के अंदर। और अहिल पाटन को किसने विजय किया था, विग्रहराज द्वितीय ने। जब अपने गुजरात विजय पड़ा था ना, जब इसने बड़ौच के अंदर आशापुरा माता का मंदिर भी बनवाया था, ठीक है। अब बात करते हैं इनके पिता व माता के बारे में। इनके पिता का नाम था सोमेश्वर और माता का नाम था कर्पूरी देवी। पत्नी का नाम है इनका इच्छन देवी, जिसने क्या किया था 1192 के अंदर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसके अंदर भी भाग लिया था, इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद बात करते हैं अपन सेनापति के बाद। सेनापति है इनके भुवन, जिसने शुरुआत के टाइम पे इनका काफ़ी युद्ध के अंदर साथ दिया था और विजय भी दिलाई थी। उनके प्रधानमंत्री थे केमास या फिर कदमवास, जिन्होंने क्या किया था, नागौर का किला बनाया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, नगाना दुर्ग भी बोलते हैं। अब बात करते हैं अपन इनके नाना के बारे में। देखिए नाना है इनके अनंगपाल, ठीक है। और घोड़े का नाम क्या है इनके, नाट्यरंबा। क्या नाम है, नाट्यरंबा। और गुरु कौन है, आचार्य राम, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ें याद होगी अच्छे तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इनके थोड़ी हिस्ट्री से रिलेटेड। देखिए इनका जन्म कब हुआ था, 1166 के अंदर, ठीक है। तो 1166 से लेकर के 1177 तक लगभग 10 साल तक इन्होंने क्या किया, माता कर्पूरी देवी के संरक्षण के अंदर ही शासन किया, के संरक्षण में शासन किया। सीधा सिंपल पूछ लिया जाएगा कौन से प्रतापी चौहान वंश के शासक ने शुरुआती दिनों के अंदर शासन अपनी माता के संरक्षण में किया था, तो किसने किया था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। उनकी माता का क्या नाम था, इसलिए पूछ लिया जाता है, तो वो थी कर्पूरी देवी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1178 के अंदर इन्होंने क्या किया, स्वतंत्र भारत संभाल लिया। इन्होंने कहा कि मैं स्वतंत्र रूप से शासन करूंगा, माता को इन्होंने क्या दे दी, छुट्टी दे दी। जैसे ही वो राजा बने, राजा बनते ही क्या हुआ, इनके रिश्तेदार थे कुछ, ठीक है, वो आज गुड़पुर के अंदर इनके रिश्तेदार थे गांगे नागार्जुन, ठीक है। गुड़पुर क्या है, गुड़पुर आज का गुड़गांव या फिर गुरुग्राम जिसको अपन बोलते हैं। तो गुड़पुर के अंदर इनके रिश्तेदार थे गांगे नागार्जुन। वो बोले राजा तो हम बनेंगे, ये तो राजा बनने लायक नहीं है, वो तो छोटा बच्चा है,
ठीक है। तो इस बात पे क्या हुआ, इनकी लड़ाई हो गई और ये सबसे पहला युद्ध हुआ था 1178 के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं हिस्ट्री के अंदर, गुड़पुर का युद्ध। गुड़पुर का युद्ध ये किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था जी पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गांगेय नागार्जुन के बीच में। ठीक है। इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की तरफ से इनका सेनापति का क्या नाम था? भुवन, और प्रधानमंत्री का क्या नाम था? केमास या फिर कदमवास। इसके अंदर क्या हुआ, गांगेय नागार्जुन की आती है हार, और ये क्या है, पृथ्वीराज चौहान रहता है विजय। तो पहला युद्ध इन्होंने क्या किया था? विजय किया था। ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट युद्ध के बारे में। इनके ज़्यादातर युद्ध ही अपने को पढ़ने हैं। ठीक है। नेक्स्ट युद्ध के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए क्या हुआ 1182 के अंदर। 1182 के अंदर क्या हुआ, एमपी महोबा का एक शासक था, महोबा, ठीक है, जिसका नाम था परमादिदेव। परमादिदेव, उसके साथ पृथ्वीराज चौहान का क्या होता है, युद्ध होता है। इस युद्ध, चूंकि ये युद्ध कौन सी जगह पे हुआ था, तो ये हुआ था तुमुल नाम की जगह पे। कहाँ पे? तुमुल नाम की जगह पे। तो इसको युद्ध को क्या बोलते हैं? तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध कब हुआ था? 1182 के अंदर। किस किस के बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान वर्सेस परमादिदेव। आपको जो ये इंपॉर्टेंट राजा हैं उनके ये भी पता होना चाहिए किन किन के बीच हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था और कब हुआ था। ठीक है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तुमुल का युद्ध कब हुआ था, आगे सन दे देंगे और आपको मिलान करने वाले क्वेश्चन भी दे सकते हैं। ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान और परमादिदेव के बीच में कौन सा युद्ध होता है? तुमुल का युद्ध। कब होता है? 1182 के अंदर। इसके अंदर भी विजय कौन रहता है? पृथ्वीराज चौहान विजय रहते हैं। ठीक है। और परमादिदेव की क्या हो जाती है? हार। अब ये युद्ध क्यों अपन याद रखते हैं? ये युद्ध इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि परमादिदेव के दो सेनापति थे। क्या नाम था उनका? आल्हा व उदल। आल्हा व उदल इतने प्रतापी तरीके से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे कि इनको आज एमपी के अंदर लोक देवता की तरह पूजा जाता है। लोक देवता माना जाता है या फिर लोक देवता की तरह पूजा जाता है। तो सिंपल सा पूछा जाएगा कि आल्हा व उदल किसके सेनापति थे? तो वो थे परमादिदेव के। कौन से युद्ध के अंदर शहीद हुए थे? तो वो हुए थे तुमुल के युद्ध के अंदर। तुमुल का युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 1182 के अंदर। किस किस के बीच हुआ था? तो हुआ था पृथ्वीराज चौहान व परमादिदेव के बीच में हुआ था। ठीक है। यहाँ तक हो गया आपको क्लियर? सबसे पहला युद्ध अपने कौन सा पढ़ा है? गुड़पुर का युद्ध। दूसरा कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? तुमुल का युद्ध। उसके बाद अपन बात करते हैं गौरी के साथ संघर्ष। गौरी के साथ संघर्ष, क्या बात हुई, किस वजह से इनका गौरी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, किस वजह से इनके युद्ध हुए और ये किस प्रकार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है, ये चीज़ अपन अब देखते हैं। देखिए हुआ क्या था, गौरी भारत आया। गौरी भारत में आता है और यहाँ पे एक जगह थी जिसको बोलते थे तबर ए हिंद। तबर ए हिंद, जिसको आजकल अपन बोलते हैं बठिंडा। बठिंडा बोलते हैं। ठीक है। इस पे आके इसने क्या किया? कब्जा कर लिया। कब्जा करके अपना एक गवर्नर था, जिसका नाम था जियासुद्दीन। जियासुद्दीन, इसको यहाँ पे छोड़कर वापस गौरी चला जाता है। ठीक है। मतलब गौरी भारत आया, भारत के तबर ए हिंद यानी कि बठिंडा पे क्या करता है? कब्जा करता है और वहाँ पे अपना गवर्नर छोड़ के, जिसका नाम क्या था? जियासुद्दीन, और खुद क्या होता है? वापस चला जाता है। ठीक है। चूंकि ये जो बठिंडा है ये किसके उस टाइम पे टेरिटरी के अंदर आता था? तो आता था पृथ्वीराज चौहान तृतीय के अंदर। ठीक है। तो जब ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता लगेगी तो वो ऐसे थोड़ा ना छोड़ देंगे। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? तबर ए हिंद यानी कि अपन इसको बठिंडा ही लिख देते हैं, बठिंडा पे वापस हमला किया और वापस इस पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। साथ में जियासुद्दीन को क्या कर दिया? मार दिया। जियासुद्दीन इस युद्ध के अंदर क्या गया? मारा गया। ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? बठिंडा पे वापस हमला किया और जियासुद्दीन इस युद्ध के अंदर क्या हुआ? मारा गया। अब ये बात जैसे ही पता लगती है मोहम्मद गौरी को, ठीक है, मोहम्मद गौरी को जैसे ही ये बात पता लगती है तो मोहम्मद गौरी क्या है? लड़ाई करने के लिए आता है। मोहम्मद गौरी क्या है? गुस्सा आता है और ये कहता है भारत आक्रमण कर देता है।
जब ये भारत पे आक्रमण करता है तो हरियाणा के अंदर एक जगह है तराइन। क्या जगह है? तराइन। वहाँ पे इनकी आपस में लड़ाई होती है 1191 के अंदर। ठीक है, किन किन की होती है? पृथ्वीराज चौहान और साथ में कौन है, किसके साथ लड़ाई हो रही है? मोहम्मद गौरी के साथ। पृथ्वीराज चौहान की तरफ से दो बंदे और भी लड़ रहे हैं जो इनके सेनापति हैं, वो है गोविंदराज। गोविंदराज ये क्या इनके सेनापति हैं? सेनापति हैं। सिंपल सा पूछ लिया जाएगा कि पृथ्वीराज चौहान तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान के सेनापति कौन थे? तो वो कौन थे? गोविंदराज। और उनकी सहायता कौन कर रहे थे? खांडे राव। ठीक है, ठीक है। अब अपन देखते हैं पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। इस युद्ध के अंदर क्या हुआ? गोविंदराज ने सबसे पहले जाते ही मोहम्मद गौरी को अच्छे तरीके से अपनी तलवार से घायल कर दिया। तलवार से इसको क्या कर दिया? घायल कर दिया। जैसे ही घायल हुआ ये भाई साहब क्या हुआ? यहाँ से भाग गए। ठीक है, भाग गए। इनके जो सेना थी वो भी इनके पीछे पीछे वापस भाग गई और इसको जैसे तैसे करके मोहम्मद गौरी ने अपनी जान बचा ली थी। ठीक है, तो कुल मिला के ये हुआ कि जो तराइन का पहला युद्ध था 1191 के अंदर, उस युद्ध के अंदर विजय कौन होता है? पृथ्वीराज चौहान विजयी रहते हैं। और जब ये विजयी होते हैं तो ये एक उपाधि धारण करते हैं जिसको बोलते हैं राय पिथौरा। राय पिथौरा। और एक किला बनवाते हैं दिल्ली के अंदर जिसका नाम क्या होता है? राय पिथौरा। प्लस क्या है? किला बनवाते हैं कहाँ पे? दिल्ली के अंदर, जिसका नाम क्या है? राय पिथौरा। ठीक है, तो अपन ने शुरुआत में देखा था ना कि इनकी उपाधि, उपनाम या उपाधि वो कौन सी थी? राय पिथौरा। तो ये किस टाइम ली गई थी? तराइन के प्रथम युद्ध के दौरान। आगे समझ में? तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। सेनापति कौन था? खांडे राव और गोविंदराज। युद्ध में विजय कौन रहा था? पृथ्वीराज चौहान। कौन सी उपाधि ली थी? राय पिथौरा। और किला कौन सा बनवाया था? राय पिथौरा। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। ठीक है, अब इसी बीच में क्या होता है? एक जयचंद गहडवाल नाम का राजा होता है। जयचंद गहडवाल, जो कि रिश्तेदारी के अंदर पृथ्वीराज चौहान की मासी का ही लड़का होता है। होता कुछ यूं है कि जयचंद गहडवाल अपनी पुत्री संयोगिता के लिए एक स्वयंवर रखता है। उस टाइम के अंदर क्या होता है? जैसे ही ये स्वयंवर रखता है तो सारे राजाओं को आमंत्रित करता है, पृथ्वीराज चौहान को नहीं करता, क्योंकि इनके बीच में उस टाइम थोड़ी अनबन चल रही थी राज शासन को लेकर के। ठीक है, और बेइज्जती करने के लिए पृथ्वीराज चौहान की अपने एक गेट के ऊपर, जैसे दरबारियों के स्वागत के लिए दरबान खड़ा रहता है, वैसे ही इन्होंने क्या किया? एक मूर्ति लगवा दी पृथ्वीराज चौहान की वहाँ पे। ठीक है, तो संयोगिता जैसे ही आती है और आने के बाद में सभी को फूल माला लेके एक दूसरे के आगे चलती रहती है। हर राजा अपना मुंह आगे करता है कि काश मेरे वाले गले में डाल दे माला। लेकिन क्या होता है? धीरे धीरे वो आगे से आगे बढ़ती रहती है और कोई भी राजा उसको पसंद नहीं आता है। लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि एक विशालकाय मूर्ति लगी हुई है जो काफ़ी उसको अट्रैक्ट करती है, अच्छी लगती है। तो वो क्या करती है? उस मूर्ति के गले के अंदर क्या डाल देती है? फूल माला डाल देती है। तो एक हिसाब से अगर अपन माने तो क्या हुआ? विवाह किसके साथ हुआ इसका? पृथ्वीराज चौहान के साथ। इसने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान को क्या किया? इसने अपना पति मान लिया था। ये बात जब पृथ्वीराज चौहान को पता लगती है तो वो भरे दरबार के अंदर आते हैं और संयोगिता क्या उठाकर ले जाते हैं और उनसे विवाह कर लेते हैं। तो उस टाइम पे इस तरह के विवाह को, जिसके अंदर अपहरण करके विवाह किया जाता था, उसको बोलते थे राक्षस विवाह। तो सिंपल सा पूछा जाएगा किस शासक ने राक्षस विवाह किया था? तो वो कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इनसे शादी कर लेते हैं राक्षस विवाह के तहत। किससे कर लेते हैं? संयोगिता के साथ। तो इनकी दो पत्नियां होगी। पहली कौन सी थी? इच्छन देवी, जिसने 1192 के अंदर जो द्वितीय युद्ध हुआ था तराइन का, उसके अंदर भाग लिया था। प्लस कौन सी होगी? संयोगिता। ठीक है, जिसके साथ इन्होंने क्या किया था? राक्षस विवाह किया था। अब चूंकि ये इनकी मासी की लड़की थी, ठीक है, तो इनके जो नाना थे अनंगपाल, जो दिल्ली के शासक थे, उन्होंने भी इनको समझाया, लेकिन उन्होंने नाना की बात नहीं मानी। और रिश्तेदारों ने समझाया कि इस तरह से मत करो, लड़की तुम वापस भेज दो, लेकिन
ये नहीं माने थे। इस वजह से क्या हुआ कि इनके काफ़ी सारे रिश्तेदार थे, उनके साथ और इनकी लड़ाई होगी। और इस लड़ाई का फ़ायदा उठाया किसने? मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी वैसे तिलमिला उठा था कि पहले तो उसके तबरे हिंद पे कब्जा कर लिया था, उसके बाद जब इसने तराइन पे हमला किया तो दूसरी बार फिर इसको मुंह की खानी पड़ी थी। तो ये घर पे बैठा तिल मिला रहा था, अचानक उसको पता लगा कि इस प्रकार से इसके सारे रिश्तेदार इसे टूट चुके हैं। तब मोहम्मद गोरी ने क्या किया, 1192 ईस्वी के अंदर वापस क्या किया, तराइन पे हमला किया। ठीक है, तो तराइन का दूसरा युद्ध होता है। तराइन का दूसरा युद्ध कब होता है? 1192 के अंदर। किस किस के बीच होता है? मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इस बार इनका कौन सेनापति है? गोविंदराज। गोविंदराज। और साथ में इनका सहयोग करने के लिए कौन है? समर सिंह है। समर सिंह वो कहाँ के हैं? मेवाड़ के। और रिश्तेदारी में क्या लगते हैं इनके? बहनोई हैं। किसके? पृथ्वीराज चौहान के बहनोई हैं। समर सिंह मेवाड़ के वो आते हैं। और साथ में इनके सेनापति कौन है? गोविंदराज। इस युद्ध के अंदर क्या होता है, चूंकि इनके कोई भी रिश्तेदार सहायता करने के लिए नहीं आता है, तो पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और इनको सरस्वती नदी के किनारे गिरफ्तार कर लिया जाता है। सरस्वती नदी के किनारे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है। अब एक इतिहासकार है जिसका नाम है हसन निजामी। हसन निजामी, ठीक है, जिसकी पुस्तक है ताज उल मासिर। ताज उल मासिर। वो क्या लिखते हैं, हसन निजामी अपनी पुस्तक में क्या लिखते हैं कि सरस्वती नदी के किनारे जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को पकड़ा गया था, तो पृथ्वीराज चौहान की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी वहीं पे ही। क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी थी वहीं पे ही। ज़्यादा टाइम उनको नहीं दिया गया था। ठीक है। लेकिन बाकी अलग कहानियाँ और हैं। चंद्रवरदाई की जो पुस्तक है, उस पृथ्वीराज राजस्व है, उसके अंदर अलग से कहानियाँ दी हुई है। लेकिन हसन निजामी की पुस्तक है, उसके अंदर क्या लिखा गया है कि पृथ्वीराज चौहान की वहीं हत्या कर दी गई थी। तो ताज उल मासिर पुस्तक किसकी लिखी हुई है? हसन निजामी की। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसके अंदर ये लिखा गया है कि पृथ्वीराज चौहान की वहीं सरस्वती नदी के किनारे ही हत्या कर दी गई थी। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपको तैयार? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जैसे ही अजमेर पे कब्जा किसका हो गया? अब अजमेर पे चूंकि चौहानों का शासन था, तो अजमेर पे कब्जा किसका हो गया? मोहम्मद गोरी का। तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया, अपना एक गवर्नर था, अपना एक गुलाम था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको क्या है, वहाँ का शासन सौंप के खुद वापस चला गया मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो अब शासन कौन कर रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस टाइम पे भारत के अंदर गुलाम वंश की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, चूंकि ये गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, दिल्ली के अंदर जो राय पिथौरा, दिल्ली में जो राय पिथौरा किला था, राय पिथौरा किला था, कब बनाया गया था? ये तराइन के प्रथम युद्ध के पश्चात। ठीक है, ये किला नाम रखा गया था इस किले का बेसिकली। इस किले को क्या किया, इसने तुड़वा दिया। ठीक है, और वहाँ पे क्या बनवा दी? एक मस्जिद। ठीक है, जिसका नाम क्या था? कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है, ये क्या है? भारत की पहली मस्जिद थी। भारत की पहली मस्जिद थी, क्योंकि इससे पहले तो तुर्कों का ने सिर्फ आक्रमण ही किए थे, कभी उनको विजय नहीं मिली थी। तो पहली बार किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद बनवाई थी। कहाँ पे मस्जिद बनवाई थी? दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर कहाँ पे? एक राय पिथौरा किला था, उसको तोड़वाकर कुव्वत उल इस्लाम नामक भारत की पहली मस्जिद बनवाई थी। इसके बाद क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक आया अजमेर में। ठीक है, तो अजमेर के अंदर विग्रहराज चतुर्थ का जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी ना, विग्रहराज चतुर्थ की संस्कृत पाठशाला, उसको भी इसने क्या किया? तुड़वा दिया। और तुड़वा कर वहाँ पे कौन सी मस्जिद बनाई? 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा। ठीक है, क्या बनाई थी? 2.5 दिन का झोंपड़ा। और ये राजस्थान की पहली मस्जिद थी। राजस्थान की पहली मस्जिद थी। तो भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? कुव्वत उल इस्लाम। और राजस्थान की कौन सी पहली मस्जिद है? 2.5 दिन का झोंपड़ा। ठीक है, जो पहले क्या थे? राय पिथौरा किला था, और यहाँ पे कौन सी थी? संस्कृत पाठशाला थी। ठीक है, इतनी चीज़ होगी याद। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट के बारे में।
देखिए इनके अब दरबारी के बारे में बात करते हैं। दरबारी युद्ध वगैरह आपने देख ली, युद्ध इतने ही थे, अब ज़्यादा युद्ध नहीं है, सिर्फ इनके दरबारी देखते हैं। देखिए दरबारी के अंदर सबसे पहले आपने क्या देखा था, पृथ्वीराज विजय पुस्तक देखी अपन ने, एक देखी थी अपन ने पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो पृथ्वीराज विजय किसने लिखी थी, जयानक ने, जिसने कवि बांधव व कटी बांधव की उपाधि किसे दी थी, विग्रहराज चतुर्थ को। और गोविंद थड़ को क्या उपाधि दी थी, वैरीगढ़ की उपाधि दी थी। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी चंद्रवरदाई ने, जिसको पूरा किसने किया था, जलहण ने, ठीक है। तो इसके दो दरबारी तो अपने को पता लग गए कौन कौन है, एक तो पृथ्वीराज विजय लिखने वाले जयानक और एक दूसरे कौन से हैं, चंद्रवरदाई, दो तो अपने याद हो गए। अब 3 वी से याद करने हैं, कौन कौन से, विद्यापति, वागीश्वरी और विश्वरूप। अगर आपसे दरबारी पूछे जाएंगे ना, तो ज़्यादातर मैंने 1-2 क्वेश्चन देखे हैं, उनमें ये देखा गया विद्यापति, वागीश्वरी व विश्वरूप किन के दरबारी थे, ज़्यादातर ये पूछा है। तो ये किसके थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के थे, ठीक है। उसके बाद 2 और हैं जिनका नाम है जनार्दन और पद्मनाभ, ठीक है। दरबारी कौन कौन से हो गए, अपन ने देखा था पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो, जो अपन ने काफ़ी देर से पढ़ते आ रहे हैं। वो पुस्तक किसने लिखी थी, जयानक और चंद्रवरदाई ने, तो ये तो दरबारी थे ही, इतना तो अपने को याद रखना है। उसके 3 हैं वी पे आने वाले, वी कौन से हैं, विद्यापति, वागीश्वरी और विश्वरूप, ठीक है। उसके बाद 2 याद करने हैं अपने को, जनार्दन और पद्मनाभ। तो कुल मिला के इसके कितने हो गए, 3, 2, 5, 6, 7 क्या इसके दरबारी हैं। इन 7 के अलावा कोई था नहीं, तो अपने ये 7 के 7 याद कर लेते हैं, ताकि आगे अपने को अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो अपन उनसे डील कर पाएँ, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसके लास्ट बात के बारे में। देखिए हुआ क्या कि पृथ्वीराज की जब मृत्यु होगी, ठीक है, पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद इसका बेटा था गोविंदराज, क्या था, पुत्र था, कौन था, गोविंदराज। गोविंदराज क्या है, अजमेर में शासन करने लग जाता है, अजमेर का शासन संभालने लग जाता है, ठीक है। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ चला गया था, दिल्ली चला गया था, वो यहाँ से जितनी तोड़ फोड़ करनी थी करके वहाँ चला गया था। तो यहाँ पे राजा बेसिकली कौन बन गया था, गोविंदराज। कौन था, पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का एक भाई भी था जिसका नाम था हरिराज, जो कि पहले से इससे लड़ाई कर चुका था संयोगिता वाले मैटर के अंदर। तो हरिराज ने क्या किया, गोविंदराज को भगा दिया और देश निकाला दे दिया और खुद राजा बन गया, वह खुद राजा बन गया। देखिए हुआ क्या, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होने के बाद इसका पुत्र गोविंदराज राजा बनता है अजमेर का। तो इसका भाई जो पहले से पृथ्वीराज चौहान से नाराज चल रहा था, उसने क्या किया, गोविंदराज को वहाँ से भगा दिया और खुद क्या बन गया, राजा बन गया। अब ये जो गोविंदराज है ये कहाँ चला जाता है, रणथंभौर। वहाँ जाके क्या करता है, चौहान वंश की स्थापना करता है। मतलब अब अपन क्या पढ़ेंगे, अभी तक अपने क्या देखा था, अजमेर के चौहान वंश पढ़े थे, अभी अपन कौन से चौहान वंश पढ़ेंगे, रणथंभौर के। देखिए आपको लग रहा होगा कि यार बहुत बढ़िया है, इतना याद नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप सिंपल एक क्लास को पढ़ते जाइएगा, 30-30, 35-35 मिनट की एक क्लास होती है और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अपन रिवीजन करना चाहें इनका, तो देखिए मैं आज पूरी क्लास का एक बार आप बताता हूँ थोड़ा सा आपको। देखिए चौहान वंश अपन ने स्टार्ट किया था, ठीक है, क्या किया था, चौहान वंश के अंदर देखा अर्णोराज के बारे में 3 बातें थे। ये 1137 आपको याद रखना जरूरी नहीं है, वैसे याद रखो तो ठीक है। चंद्रा नदी याद रखना कि चंद्रा नदी का पानी मोड़ के कहाँ ले गए थे, मैदान के अंदर ले गए थे, और वहाँ पे क्या बन गई थी, अन्ना सागर झील। कहाँ पे ये स्थित है, अजमेर के अंदर। पुष्कर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसकी मूर्ति जहांगीर ने क्या की थी, तोड़ के पानी में फिकवा दी थी। पुत्र था जगदेव, जिसने क्या की थी, इसकी हत्या कर दी थी, और ये क्या हो गया, चौहानों का पितृहंता हो गया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ या फिर विशलदेव के बारे में। जयानक जो किसका दरबारी था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का, जिसकी पुस्तक का क्या नाम है, पृथ्वीराज विजय। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। इसको क्या बोलता है, ये बोलता है कि विग्रहराज चतुर्थ है वो कवियों को क्या देता था, संरक्षण देता था। इसी वजह से इसको क्या उपाधि देता है, कवि बांधव या फिर कटिबंधव की उपाधि देता है। सोमदेव नाम का इसका दरबारी था, जिसने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था, ललित विग्रह राज। उसके बाद दशरथ शर्मा, ठीक है, जिसने बुक लिखी थी द अर्ली चौहान डायनेस्टी, ठीक है,
जिसके अंदर इन्होंने क्या बताया था, बिजोलिया शिलालेख के आधार पर कहा था कि जो चौहान है वो क्या है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। ठीक है, तो ये क्या लिखता है, वीरराज चतुर्थ का जो शासनकाल था वो चौहानों के लिए क्या था, स्वर्णकाल था। और निर्माण काल किसका था, तो वो था अजय राज का। ठीक है, आप इसको याद कर लेना एक बार के लिए। अब इसने क्या किया था, संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया था, कहाँ पे, अजमेर के अंदर, जिसको आज के दिन क्या बोलते हैं, 2.5 दिन का झोंपड़ा। और ये 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने परिवर्तित किया था, तो वो किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि किसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का। 1192 के अंदर जब तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर उनकी विजय होती है, उसके बाद ये सब कांड करता है। इसने वीरराज चतुर्थ ने क्या किया था, एक हरिकेली नामक नाटक लिखा था संस्कृत के अंदर। ये इतना प्रसिद्ध हुआ था कि कील होड़ नाम का एक विद्वान इसकी एक तारीफ करता है। तारीफ करते हुए क्या लिखता है कि वीरराज चतुर्थ कालिदास व भावभूति की होड़ करता है। 1157 ईस्वी के अंदर दिल्ली के अंदर तंवर वंश का शासन था, तो वहाँ के तोमर सिंह नाम के शासक को इसने क्या किया था, हरा दिया था वीरराज चतुर्थ ने। और वहाँ पे एक अशोक महान का एक शिलालेख था, शिवालिक शिलालेख, जिसके ऊपर अशोक महान की क्या लिखी हुई थी, जानकारी लिखी हुई थी। तो इसने क्या किया, अपनी जानकारी भी उसके अंदर लिखवा दी थी। किसने, वीरराज चतुर्थ या फिर बिसलदेव ने। उसके बाद में टोंक के अंदर बिसलपुर बांध बनाया था। ठीक है, टोंक के अंदर बिसलपुर बांध बनाया था और अजमेर के अंदर बिसलपुर झील बनाई थी। इतना अपन ने देखा था किसके बारे में, वीरराज चतुर्थ के बारे में। अब बात करते हैं अपन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। इनका उपनाम देखते हैं, पृथ्वी राय पिथौरा व दलपंगुल। जन्म इनका होता है 1166 के अंदर अहिलपाटन गुजरात के अंदर। और अहिलपाटन गुजरात को किसने जीता था, वीरराज द्वितीय ने। ठीक है, पिता व माता, पिता का नाम क्या है, सोमेश्वर, और माता का नाम क्या है, कर्पूरी देवी। माता का नाम आप ज़्यादा अच्छे से याद कर लेना, ये ज़्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं। पत्नी कौन सी है, इच्छन देवी, जिसने 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ था उसके अंदर क्या लिया था, भाग लिया था। सेनापति का नाम क्या है, भुवन। व प्रधानमंत्री का नाम क्या है, केमास या फिर कदमवास। केमास या कदमवास ने क्या किया था, नागौर का किला बनाया था, जिसे अपन क्या बोलते हैं, नगाना दुर्ग भी बोलते हैं। नाना का नाम क्या था, अनंगपाल, जो कि दिल्ली के शासक थे। घोड़े का नाम क्या है, नाट्यरंबा। और गुरु कौन है, आचार्य राम। आप इसको याद रखना ज़्यादातर। तो नाट्यरंबा किसका घोड़ा है, तो किसका है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। अब देखिए 1166 से लेकर 1177 तक, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, माता कर्पूरी देवी के संरक्षण के अंदर शासन किया था। उसके बाद 1178 के अंदर जैसे स्वतंत्र भारत संभाला, तो वहाँ पे इनके रिश्तेदार थे गंगे नागार्जुन, जो कहाँ के रहने वाले थे, गुड़पुर, जिसको आजकल अपन क्या बोलते हैं, गुड़गांव बोलते हैं। तो वहाँ पे इनका युद्ध होता है 1178 के अंदर गुड़पुर के युद्ध के रूप के अंदर। इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की तरफ से भुवन व केमास लड़ते हैं और पृथ्वीराज चौहान विजय रहते हैं। वहीं गंगे नागार्जुन की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। उसके दूसरे युद्ध की बात करते हैं तो एमपी महोबा का एक शासक था प्रमादिदेव। वो क्या करता है, युद्ध करता है तुमुल नाम की जगह पे, तो उस युद्ध को क्या बोलते हैं, तुमुल का युद्ध भी बोला जाता है। कब होता है युद्ध, 1182 के अंदर। इसके अंदर भी पृथ्वीराज चौहान विजय रहता है। लेकिन अपन इस युद्ध को क्यों ज़्यादा याद रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रमादिदेव के आला व उद्दल नाम के दो सेनापति थे, जो बहुत तगड़े तरीके से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। और एमपी के अंदर इनको लोक देवता की तरह पूजा जाता है या फिर लोक देवता माना जाता है। अब बात करते हैं गोरी के साथ इनका संघर्ष कैसे शुरू हुआ था। तो देखिए, गोरी भारत पे आक्रमण करता है और उस टाइम पे तबर ए हिंद नाम की जगह थी, जिसको आजकल अपन क्या बोलते हैं, बठिंडा। इस पे क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है और अपना गवर्नर जियासुद्दीन को छोड़कर वापस चला जाता है। पृथ्वीराज चौहान की टेरिटरी के अंदर चूंकि बठिंडा आ रहा था, तो जब ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता लगती है, तो पृथ्वीराज चौहान क्या करता है, बठिंडा पर हमला कर देता है और जियासुद्दीन इस युद्ध के अंदर क्या होता है, मारा जाता है। जब ये बात वापस मोहम्मद गोरी को पता लगती है, तो वो तिलमिला उठता है और भारत पर आक्रमण कर देता है। तराइन नाम की जगह पर इनका पहला युद्ध होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध। पृथ्वीराज चौहान की तरफ से गोविंदराज व खांडेराव सेनापति के रूप में इनके साथ युद्ध करते हैं पृथ्वीराज चौहान की तरफ से, जिसके अंदर गोविंदराज आते ही थोड़ी देर बाद में पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को क्या कर देता है, तलवार से घायल कर देता है। जैसे ही घायल होता है ये मोहम्मद गोरी वापस भागने लग जाता है, इसकी सेना भी वापस भाग जाती है और पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध के अंदर विजयी रहता है। विजयी होने के बाद ये राय पिथौरा नामक उपाधि लेते हैं और एक किला था दिल्ली के अंदर, जिसका नाम बदल के क्या रख देते हैं, राय पिथौरा ही नाम रखवा देते हैं उसका। उसके बाद जयचंद गैडवाल, जो इनकी मौसी का लड़का ही था, उसकी बेटी के साथ संयोगिता के साथ स्वयंवर होता है। जयचंद गैडवाल खुद करवाता है और विवाह किसके साथ हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान के साथ में। ठीक है, और इस विवाह को अपन इतिहास के अंदर क्या बोलते हैं, राक्षस विवाह बोलते हैं। चूंकि जब ये राक्षस विवाह होता है तो सभी रिश्तेदार क्या होते हैं, इनके नाराज होते हैं और इसी नाराजगी का फायदा उठाकर मोहम्मद गोरी 1192 के अंदर एक साल बाद ही वापस युद्ध कर देता है तराइन के अंदर, और ये तराइन का दूसरा युद्ध कहलाता है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है। गोविंदराज इनके सेनापति थे, वह इनके बहनोई थे, मेवाड़ के शासक थे, समर सिंह
ये क्या आते हैं, इनकी सहायता करने के लिए आते हैं। इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है क्योंकि इनके कोई भी रिश्तेदार भाग लेने नहीं आते हैं युद्ध के अंदर, और सरस्वती नदी के किनारे इनको क्या कर लिया जाता है, पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हसन निजामी जिसकी पुस्तक का नाम है ताज उल मासिर, उसके अंदर ये लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की वहीं हत्या कर दी गई थी। ठीक है। अब क्या होता है, अजमेर के अंदर मोहम्मद गोरी का शासन आ जाता है, तो वो क्या करता है, अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर खुद वापस चला जाता है। अब दिल्ली के अंदर एक जो किला था दिल्ली का राय पिथौरा, उस किले को क्या है कुतुबुद्दीन ऐबक तुड़वा देता है और वहाँ पे भारत की पहली मस्जिद बना देता है जिसका नाम क्या है, कुव्वत उल इस्लाम, जो कि क्या है, भारत की पहली मस्जिद। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब बात करते हैं जब ये अजमेर आता है तो अजमेर के अंदर विग्रहराज चतुर्थ ने जो एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया था, ये क्या करता है, उस संस्कृत पाठशाला को तोड़वाकर उसका नाम चेंज करके क्या रख देता है, ढाई दिन का झोंपड़ा, और इसको भी एक मस्जिद बना देता है जिसको अपन क्या बोलते हैं आजकल, ढाई दिन का झोंपड़ा, और ये राजस्थान की पहली मस्जिद थी। अब बात करते हैं अपन इनके दरबारियों के बारे में। देखिए इनके दरबारी अपने को पता है, पृथ्वीराज विजय अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं, जो कि किसने लिखी थी, जैनक ने, ये तो इसका दरबारी था ही। एक पृथ्वीराज रासो जो किसने लिखी थी, चंद्रवरदाई ने, ये भी अपन जानते हैं इनके दरबारी थे। तो दो तो अपने को याद है। अब देखिए जो बाकी के तीन बचे हैं वो अपन कैसे याद करें, वी से, विद्यापति, वागीश्वरी और विश्वरूप। उसके दो बचते हैं, जनार्दन व पद्मनाभ। टोटल कितने हैं, 7 हैं। इन सातों को अपने को अच्छे तरीके से पढ़ लेना ताकि बाद में कोई भी क्वेश्चन आए अपने से छूटे नहीं। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद क्या होता है, इसका पुत्र गोविंदराज क्या करता है, राजा बनता है कहाँ पे, अजमेर के अंदर। तो इसका भाई जो पहले से इससे नाराज चल रहा था, हरिराज नाम का, वो गोविंदराज को राजा के पद से हटा देता है और उसको देश निकाला दे देता है। गोविंदराज बाद में कहाँ जाता है, नागौर आ जाता है। नागौर क्या, रणथंभौर आ जाता है, और रणथंभौर में आकर चौहान वंश की क्या कर देता है, स्थापना कर देता है। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। दो मुश्किल से राजा उनके अंदर पढ़ना है, प्रतापी राजा 2 ही होते हैं, उन 2 राजाओं के बारे में ही अपने को पढ़ना है। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, 45-40 मिनट हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मैंने 2-3 बार रिवीजन भी करवा दिया है। 1-2 बार आप पढ़ना, अच्छे से नोट्स बनाना, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा और उसके बाद में आपको पढ़ने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।